सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली। और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहाँ अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखारकर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया,
जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन। राजेश ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने 5 मित्रों से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। यदि उसने अपने प्रत्येक मित्र से बराबर का कर्जा लिया होगा तो प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 50,000 विभाजित 5 के भागफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने पर प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 10,000 प्राप्त होता है, जिसे हम ऋण 10,000 से दर्शाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूर्णांकों का विभाजन एक मजेदार तरीके से सीखें। यहाँ 2 प्रकार के बटन हैं, एक लाल और एक नीला। मान लीजिए लाल बटन का मान 1 है और नीले बटन का मान ऋण 1। इनके उपयोग से चलिए समझते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का विभाजन यानी डिवीजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है 6 विभाजित 2 का भागफल क्या आएगा, यानी हमें पता करना है कि 6 में 2 के कितने समूह होंगे। तो आइए भागफल ज्ञात करते हैं। अगर हम 6 लाल बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा 6। अगर हम 2-2 लाल बटन के समूह बनाते हैं तो हमें ऐसे 3 समूह प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा 2। हम कह सकते हैं कि 6 में 2 के 3 समूह होंगे, यानी कि 6 विभाजित 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। यहाँ भाजक यानी डिवाइजर शून्य नहीं हो सकता। क्या 2 ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स के विभाजन से प्राप्त भागफल भी धनात्मक ही होगा? सोचिए सोचिए। चलिए इसे ऋण 6 विभाजित ऋण 2 का भागफल प्राप्त करते हुए पता करें। यहाँ हमें देखना है कि ऋण 6 में ऋण 2 के कितने समूह होंगे। अगर हम 6 नीले बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा ऋण 6। इनमें से अगर हम 2-2 नीले बटन के समूह बनाते हैं तो हमें कुल 3 समूह प्राप्त होंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा ऋण 2। हम कह सकते हैं कि ऋण 6 में ऋण 2 के 3 समूह होंगे, इसलिए ऋण 6 विभाजित ऋण 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। अब आइए समझते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजन। मान लीजिए ऋण 6 विभाजित 2 का भागफल पता करना है। यह एक दिलचस्प स्थिति है। यहाँ हमें पता करना है कि ऋण 6 में 2 के कितने समूह होंगे, या 2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूह का मान ऋण 6 होगा। अगर हम 2 लाल बटन ले तो इनका मान 2 होगा। 2 मान के हम कितने भी समूहों को जोड़ते हैं तो कभी भी हमें ऋण 6 का मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम 1 लाल बटन और 1 नीला बटन लेते हैं तो इनका कुल मान होगा 1 धन ऋण 1 बराबर 0। चूँकि 1 लाल बटन और 1 नीले बटन के युग्म यानी पेयर का मान 0 है, इसलिए इसे हम शून्य युग्म यानी 0 पेयर कहते हैं। ऋण 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं
इन दो शून्य युग्म में से अगर हम दो लाल बटन निकालते हैं तो हमें दो नीले बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में 2 का मान घटाकर कुल मान -2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है -2। अब यहाँ कुल 4 नीले बटन हैं जिनका कुल मान है -4। इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 नीले बटन मिलेंगे जिनका मान है -2। अब हमारे पास कुल 6 नीले बटन हैं जिनका कुल मान है -6। चूंकि हमने 3 बार 2 लाल बटन का एक समूह यानी कि 2 का मान निकाला है और -6 प्राप्त किया है, इसलिए -6 विभाजित 2 का परिणाम है -3। यहाँ 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। अब आइए पता करते हैं एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल धनात्मक होता है या ऋणात्मक। मान लीजिए हमें 6 विभाजित -2 का भागफल पता करना है। यहाँ हमें पता करना है कि 6 में -2 के कितने समूह होंगे या -2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूहों का मान 6 होगा। 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 नीले बटन निकालते हैं तो हमें 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में से -2 का मान घटाकर कुल मान 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 नीले बटन यानी -2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है 2। यहाँ कुल 4 लाल बटन है जिनका कुल मान है 4। इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 नीले बटन यानी -2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 लाल बटन मिलेंगे जिनका मान है 2। अब हमारे पास कुल 6 लाल बटन है जिनका कुल मान है 6। चूंकि हमने 3 बार 2 नीले बटन का एक समूह यानी -2 का मान निकाला है और 6 प्राप्त किया है, इसलिए 6 विभाजित -2 का परिणाम है -3। यह 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि समान चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में भाजक शून्य नहीं हो सकता। पायल, हीना और अंकित तीनों के पास एक कार्ड है। इनमें से प्रत्येक कार्ड पर विभाजन का एक कथन लिखा है। इन कथनों को देखकर पायल यह सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल अलग होगा। हीना सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल बराबर होगा, जबकि अंकित के विचार से सिर्फ -120 विभाजित 12 और 120 विभाजित -12 का भागफल बराबर होगा। आपके विचार से कौन सही है? चलिए पहले कथन को हल करें। यह ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से विभाजित किया जा रहा है। इसे हल करने के लिए पहले हम -120 के संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 120 को -12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है, इसलिए -120 विभाजित 12 का भागफल होगा -10। दूसरे कथन में एक धनात्मक पूर्णांक -120 को ऋणात्मक पूर्णांक -12 से विभाजित किया जा रहा है। यहाँ भी हम पहले -120 के संख्यात्मक मान 120 को -12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है, यानी कि 120 विभाजित -12 का भागफल प्राप्त होगा -10।
तीसरे कथन में हमें ऋण 120 को ऋण 12 से विभाजित करना है। इसे हल करने के लिए पहले हम ऋण 120 के संख्यात्मक मान 120 को ऋण 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। क्या आप बता सकते हैं यहाँ 10 को कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन किया जाता है तो प्राप्त भागफल को धन चिन्ह लगाया जाता है। ऋण 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल होगा 10। अगर तीनों स्थितियों में भागफलों की तुलना करें तो पता चलता है कि पहली और दूसरी स्थिति के भागफल बराबर होंगे, तीसरी स्थिति का नहीं। इसलिए अंकित की सोच सही है। अगला उदाहरण, मान लीजिए एक दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उसे एक दिन 3 पुराने टेलीविजन बेचने पर 2430 रुपए की हानि होती है। तो पता कीजिए कि अगर उसे अपने बही खाते में प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि हुई है यह लिखना होगा, तो वह कैसे लिखेगा? दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उदाहरण से पता चलता है कि दुकानदार को 2430 रुपए की हानि होती है, जिसे ऋण 2430 से दर्शाया जा सकता है। हमें पता करना है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि होती है। इसे पता करने के लिए हम ऋण 2430 को 3 से भाग देंगे। भागफल प्राप्त करने के लिए पहले हम पूर्णांकों के संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान को विभाजित करते हैं, जिससे हमें भागफल का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है 810। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। इसलिए ऋण 2430 विभाजित 3 का भागफल होगा ऋण 810। यहाँ ऋण चिन्ह से पता चलता है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर 810 रुपए की हानि हुई है। अपने बही खाते में लिखते समय वह ऋण 810 लिखेगा। मिथ्या धारणा 1, अध्यापक ने बच्चों को 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल ज्ञात करने के लिए कहा। राकेश ने इसे सबसे पहले हल किया। उसका जवाब था 30। थोड़े समय बाद अमर ने जवाब दिया ऋण 30। तो बताइए कौन सही है? दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का भागफल ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। इसलिए 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल है ऋण 30, यानी कि अमर ने सही जवाब दिया है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन में भागफल को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए वे 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल धनात्मक पूर्णांक 30 बताते हैं। यह एक गलत समझ है, यानी कि राकेश ने गलत जवाब दिया है। कुछ बच्चे विभाजन करते समय भाजक के ऋण चिन्ह को नजरअंदाज करते हैं और परिणाम धनात्मक बताते हैं। इन दोनों मिथ्या धारणाओं से 1800 विभाजित ऋण 60 का जवाब धनात्मक पूर्णांक 30 दिया जाता है, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए राकेश ने गलत जवाब दिया है। मिथ्या धारणा 2, मान लीजिए हम मुनाफे को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और हानि को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। इसके आधार पर निम्नलिखित का उत्तर प्राप्त कीजिए। राजेश के पास 60 दर्जन केले हैं। इनमें से 40 दर्जन केले बेचने पर उसे 240 रुपए का मुनाफा होता है और बचे 20 दर्जन केले बेचने पर 300 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति दर्जन उसकी कमाई क्या होगी? राजेश को 40 दर्जन केले बेचने पर 240 रुपए का मुनाफा होता है, जिसे हम धन 240 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार 20 दर्जन केले बेचने पर उसे 300 रुपए का नुकसान होता है, जिसे हम ऋण 300 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से 60 दर्जन केले बेचने पर उसकी कुल कमाई होगी 240 धन ऋण 300, यानी कि ऋण 60। यहाँ ऋण 60 के ऋण चिन्ह से पता चलता है कि राजेश को 60 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति दर्जन उसकी कमाई होगी कुल कमाई विभाजित कुल दर्जन केले, यानी ऋण 60 विभाजित 60 बराबर ऋण 1, जो कि प्रति दर्जन 1 रुपए के नुकसान को दर्शाता है। इस प्रकार राजेश को प्रति दर्जन 1 रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। विभाजन करते समय कुछ बच्चे ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर देते हैं, इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 1।
इसी प्रकार कुछ बच्चे सवाल में क्या पूछा है यह नजरअंदाज करते हैं। जैसे इस सवाल में प्रति दर्जन राजेश को कितनी कमाई होती है यह पूछा गया है, लेकिन सवाल को हल करते समय बच्चे सिर्फ कुल कमाई ही पता करते हैं, यानी कि 240 धन ऋण 300 बराबर ऋण 60। प्रति दर्जन कमाई पता करने के लिए वे कुल कमाई को कुल दर्जन किलो से विभाजित करना भूल जाते हैं और जवाब देते हैं ऋण 60। यह भी गलत जवाब है। सही परिणाम पता करने के लिए यह कुल कमाई को कुल दर्जन किलो से विभाजित करना आवश्यक है। इससे सही जवाब प्राप्त होता है ऋण 1। अब यहाँ देखिए, पूर्णांकों के विभाजन के नियम यहाँ व्यापक रूप में दिए हैं। वीडियो रोककर आप इन्हें पुनः पढ़ सकते हैं। इन सभी के लिए हम कहते हैं b शून्य के बराबर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब b बराबर 0 होगा तब विभाजन का परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। जैसे 4 विभाजित 0 बराबर क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता, इसलिए हम परिणाम को कौन सा चिन्ह लगेगा यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें ऋण 4 विभाजित 0 का परिणाम प्राप्त करना होगा तो भी इसका परिणाम भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए b 0 के बराबर नहीं है। यह दिए नियमों पर एक प्रतिबंध यानी कंडीशन है। किसी भी नियम को दर्शाते समय हमें उस पर लगे प्रतिबंध को दर्शाना जरूरी है। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम त्रिभुज के भाग, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। त्रिभुज यह शब्द बना है त्रि और भुज से। त्रि यानी 3 और भुज यानी भुजाएं। मतलब 3 भुजाओं से बनने वाली सरल बंद आकृति एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहलाती है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज यानी पॉलीगॉन है। सड़क पर आपने इस प्रकार का चिन्ह जरूर देखा होगा। इसे हम एक त्रिभुज कह सकते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में हम कई वस्तुएं देखते हैं जो हमें त्रिभुज के आकार का आभास कराती है। इनमें से कुछ यहाँ दर्शाई गई हैं। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। चलिए अब हम 3 रेखाखंडों को जोड़कर इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएं। ये रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है। जिस बिंदु पर त्रिभुज को द्विभुजाएं मिलती है उस बिंदु को हम एक शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। चलिए इन्हें हम A, B और C नाम दें। शीर्षों के उपयोग से किसी भी त्रिभुज को नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ हम नाम देंगे त्रिभुज ABC। किसी भी त्रिभुज को नाम देने के लिए हम किसी एक बिंदु से शुरुआत कर परिसीमा यानी बाउंड्री पर चलते हुए आने वाले बिंदुओं को क्रम से लिखते हैं। जैसे यहाँ हमें नाम प्राप्त हुआ त्रिभुज ABC। त्रिभुज का यह चिन्ह दर्शाता है कि हम एक ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं
जिसका नाम त्रिभुज एबीसी है। चूंकि हम किसी भी बिंदु से शुरुआत कर परिसीमा पर किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज बीसीए, त्रिभुज सीएबी, त्रिभुज एसीबी, त्रिभुज बीएसी, त्रिभुज सीबीए भी दे सकते हैं। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी बना है 3 भुजाओं यानी साइड से, भुजा एबी, भुजा बीसी और भुजा सीए। इस त्रिभुज में 3 कोण यानी एंगल्स है। इनके नाम है कोण ए, कोण बी और कोण सी। इन्हें और निश्चित रूप से बताने के लिए हम कोण सीएबी, कोण एबीसी, कोण बीसीए इस प्रकार भी नाम दे सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ कोण ए के सम्मुख यानी ऑपोजिट भुजा बीसी है। इसी तरह कोण बी के सम्मुख भुजा एसी है और कोण सी के सम्मुख भुजा एबी है। इसी प्रकार हम त्रिभुज के अंदर के भाग को अभ्यंतर यानी इंटीरियर कहते हैं। यह उसकी परिसीमा यानी बाउंड्री है और परिसीमा के बाहर के भाग को बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर कहते हैं। हम अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं। हम इनका भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करें। यहाँ देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो एक विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्राइंगल कहलाता है। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर है। यहाँ PQ बराबर QR है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हो एक समद्विय बाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। किसी त्रिभुज में हम 2 बराबर भुजाओं को इस प्रकार समान चिन्ह का इस्तेमाल कर दर्शा सकते हैं। अब अगर हम त्रिभुज LMN की बात करें तो इसमें LM बराबर MN बराबर LN बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है। क्या अब आप दिए त्रिभुजों का भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं पर बने ये भिन्न चिन्ह हमें बताते हैं कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज DEF को देखकर हमें ज्ञात होता है कि भुजा DE और भुजा EF का माप बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा DF का माप इनके बराबर नहीं है। चूंकि इस त्रिभुज की सिर्फ 2 भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समद्विय बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज XYZ में तीनों भुजाओं पर समान चिन्ह बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज PQR में तीनों भुजाओं के माप बराबर नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज है। हम त्रिभुजों को कोणों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। आपको यह याद होगा कि 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री का कोण समकोण यानी राइट एंगल कहलाता है, और अगर कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो वह एक अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। अब चलिए कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करें। वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो एक न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। वह त्रिभुज जिसमें एक समकोण हो एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ध्यान रहे, समकोण इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसी प्रकार वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो यानी कि अधिक कोण हो, तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाता है। क्या अब आप दिए त्रिभुजों का कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुज एबीसी में एक समकोण है
इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज DEF में एक अधिक कोण है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज PQR में एक अधिक कोण है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज MNO में तीनों कोण न्यून कोण हैं, इसलिए यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। अगर हम त्रिभुज XYZ की बात करें तो इसके सभी कोण 60 डिग्री है, यानी कि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। यदि हम इसकी भुजाओं को मापेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। आज हमने त्रिभुज, उसके भाग और उसके भुजाओं एवं कोणों के आधार पर प्रकार के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम त्रिभुज की माध्यिका के बारे में जानेंगे। यहाँ हमारे पास कागज का एक त्रिभुज है। मान लीजिए हमें इस भुजा का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ज्ञात करना है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम कागज को इस प्रकार मोड़ेंगे कि इस भुजा के दोनों शीर्ष एक दूसरे को ढक ले। फिर हम मोड़ का निशान बनाएंगे। मोड़ का निशान जिस स्थान पर त्रिभुज के इस भुजा को प्रतिच्छेद करता है, वह बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु है। अब हम यदि इस भुजा के मध्य बिंदु को इस भुजा के सम्मुख शीर्ष यानी ऑपोजिट वर्टेक्स से जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुज की एक माध्यिका यानी मीडियन प्राप्त होगी। माध्यिका वह रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट है जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। हम रचना यानी कंस्ट्रक्शन द्वारा भी त्रिभुज की माध्यिका बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसे त्रिभुज ABC नाम देंगे। मान लीजिए यहाँ हमें भुजा BC का मध्य बिंदु ज्ञात करना आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं भुजा BC का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जा सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम BC का लंब समद्विय भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। यह हम निम्न विधि से करेंगे। हम प्रकार में भुजा BC के आधी दूरी से ज्यादा दूरी लेंगे। फिर हम प्रकार का नुकीला सिरा शीर्ष B पर रखेंगे। B को केंद्र मानकर भुजा BC के ऊपर और नीचे इस तरह चाप यानी आर्क खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना बिंदु C को केंद्र मानकर हम भुजा BC के ऊपर चाप खींचेंगे, जो बिंदु B केंद्र लेकर बनाए गए चाप को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करेगा। इसी तरह हम भुजा BC के नीचे भी एक चाप खींचेंगे, जो पहले से बने चाप को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करेगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे, जिससे हमें भुजा BC का लंब समद्विय भाजक प्राप्त होगा। मान लीजिए यह लंब समद्विय भाजक भुजा BC को बिंदु H पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से बिंदु H भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। अब अगर हम BC के मध्य बिंदु H को BC के सम्मुख शीर्ष A से इस प्रकार जोड़ेंगे तो प्राप्त रेखाखंड AH त्रिभुज ABC की एक माध्यिका कहलाई जाएगी। हम कह सकते हैं कि वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है, त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, इसलिए इन तीनों शीर्षों से उनकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी। क्या वे हमेशा त्रिभुज के अभ्यंतर में ही होंगी? कागज पर त्रिभुज एवं उसकी माध्यिकाएं खींचकर इस सवाल का जवाब स्वयं पता कीजिए। तो आज हमने सीखा त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में। त्रिभुज और उसके भागों की समझ आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में। कभी कभी एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल में हमें किसी शीर्ष यानी वर्टेक्स से उसके सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड की दूरी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए हमें त्रिभुज PQR दिया गया है
और इसकी ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करनी है। यानी कि हमें शीर्ष P से भुजा QR तक की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न प्रकार से रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। क्या ये सभी हमें शीर्ष P से उसकी सम्मुख भुजा QR के बीच की दूरी या कह ले कि त्रिभुज की ऊंचाई की सही जानकारी देते हैं? सोचिए। नहीं, वे सभी हमें सही जानकारी नहीं देते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम शीर्ष P से उसकी सम्मुख भुजा QR पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर बनाते हैं, जो कि भुजा QR को बिंदु J पर प्रतिच्छेद करता है। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड कहते हैं। यह रेखाखंड PJ त्रिभुज PQR का एक शीर्ष लंब है, जो भुजा QR पर समकोण बनाता है। यह हमें शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा की दूरी बताता है, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ अ ट्रायंगल की जानकारी देता है। अब चलिए शीर्ष लंब बनाने की विधि सीखें। पहला चरण, मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर शीर्ष लंब बनाना है। दूसरा चरण, इसके लिए हम प्रकार में सुविधाजनक त्रिज्या लेकर बिंदु A से भुजा BC पर एक चाप खींचेंगे, जो भुजा BC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर आवश्यक होगा तो आप शीर्ष की सम्मुख भुजा को बढ़ा सकते हैं। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखते हुए हम बिंदु D और E को केंद्र मानकर शीर्ष A की दूसरी तरफ एक दूसरे को काटते हुए दो चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम A को प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु F से जोड़ेंगे। AF BC पर लंब है। मान लीजिए रेखाखंड AF भुजा BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। प्राप्त रेखाखंड AP शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर एक शीर्ष लंब है। जरा सोचिए, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? बिल्कुल सही। जैसे हमने शीर्ष A से भुजा BC पर एक शीर्ष लंब बनाया है, इसी प्रकार हम शीर्ष B से भुजा AC पर और शीर्ष C से भुजा AB पर भी शीर्ष लंब बना सकते हैं। यानी कि किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। चूंकि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में हैं। अब आप एक कागज लीजिए और इस पर एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएं। इसमें सभी शीर्ष लंब खींचिए। क्या आपको सभी शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में ही प्राप्त होते हैं? वीडियो रोककर पता कीजिए। अगर हम बात करें एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें हम इस प्रकार से शीर्ष लंब बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब त्रिभुज के बहिर्भाग में भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो इसकी दो भुजाएं एक दूसरे को पहले से लंब होती है। इसका अर्थ यह है कि दोनों भुजाएं त्रिभुज की शीर्ष लंब भी होती है और तीसरा शीर्ष लंब त्रिभुज के कर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष से लंब बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। आज हमने सीखा त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में। आज हम देखेंगे त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित उदाहरण। दिए त्रिभुजों यानी ट्रायंगल्स का भुजाओं यानी साइड्स के आधार पर एवं कोणों यानी एंगल्स के आधार पर नाम ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR की बात करें तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, इसलिए भुजाओं के आधार पर इनका नाम है विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कोण PRQ एक समकोण है, इसलिए कोणों के आधार पर इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज EFG की आकृति देखकर हमें पता चलता है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चूंकि इसका एक कोण GEF 90 डिग्री से बड़ा है,
इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अगला उदाहरण, त्रिभुज LMN के दर्शाए गए भागों की पहचान कीजिए। यहाँ हमें त्रिभुज LMN दिया गया है। त्रिभुज को देखकर हमें ज्ञात होता है कि इसके शीर्ष यानी वर्टेक्स है L, M और N। इसकी भुजाएं यानी साइड्स है LM, MN और LN और इसके कोण यानी एंगल्स है कोण LMN, कोण MNL और कोण NLM। अब अगर हम देखें तो यहाँ भुजा MN शीर्ष L के सम्मुख यानी ऑपोजिट है, यानी शीर्ष L की सम्मुख भुजा है MN। इसी तरह सम्मुख शीर्ष और भुजाओं के युग्म है शीर्ष N और भुजा LM और शीर्ष M और भुजा LN। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ शीर्ष L से उसकी सम्मुख भुजा MN पर रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट LK बनाया गया है। यहाँ इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि कोण LKN बराबर कोण LKM बराबर 90 डिग्री है, यानी कि रेखाखंड LK त्रिभुज की भुजा MN पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड कहते हैं। इस तरह से LK त्रिभुज LMN का एक शीर्ष लंब है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह रेखाखंड NJ भुजा LM को बिंदु J पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हम रेखाखंड LJ और रेखाखंड JM को देखें तो दोनों पर एक जैसे चिन्ह बनाए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ ये चिन्ह हमें ज्ञात कराते हैं कि रेखाखंड LJ की लंबाई रेखाखंड JM की लंबाई के बराबर है, यानी कि बिंदु J भुजा LM का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है। चूंकि यहाँ रेखाखंड NJ शीर्ष N को उसकी सम्मुख भुजा LM के मध्य बिंदु J से जोड़ रहा है, इसलिए NJ एक माध्यिका यानी मीडियन है। वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है एक माध्यिका कहलाता है। इस प्रकार हमने त्रिभुज LMN के दर्शाए गए भागों की पहचान कर ली है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए विषमबाहु त्रिभुज त्रिभुज PTS में TQ मध्यिका और TR शीर्ष लंब है। ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है एक माध्यिका कहलाता है। चूंकि यहाँ रेखाखंड TQ माध्यिका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु Q भुजा SP का मध्य बिंदु है, यानी कि SQ बराबर QP है। आप देख सकते हैं कि पहले कथन में SQ बराबर QP यह स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला विकल्प सही है। अब चलिए दूसरे विकल्प की बात करें। मान लीजिए रेखाखंड SR और रेखाखंड RP की लंबाइयां बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह SR SQ से छोटा है। अगर यह विकल्प सही है तो हम SR के स्थान पर RP रख सकते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हमने देखा SQ बराबर QP है, इसलिए हम SQ के स्थान पर QP रख सकते हैं। तो बताइए, क्या असमीका यानी इनइक्वालिटी RP QP से छोटा है सत्य है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह सत्य नहीं है। आकृति को देखकर हम कह सकते हैं कि यह RP QP से बड़ा है। इससे हम कह सकते हैं कि SR बराबर RP यह विकल्प गलत है। तीसरे कथन के लिए हमें शीर्ष लंब की समझ आवश्यक है। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण TRP बराबर 90 डिग्री है, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। किसी शीर्ष से एक रेखा पर एक ही लंब बनाया जा सकता है। चूंकि यहाँ शीर्ष T से हमने TR यह लंब प्राप्त कर लिया है, तो शीर्ष T से रेखाखंड SP पर कोई भी दूसरा रेखाखंड लंब नहीं हो सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण TQP बराबर 90 डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए चौथा विकल्प गलत है। तो आज हमने देखे त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं।
मिथ्या धारणा 1, क्या किसी त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन और शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड समान हो सकते हैं? अक्सर उदाहरणों में माध्यिका और शीर्षलंब अलग अलग दर्शाए हुए होते हैं। इस कारण बच्चों की यह समझ बन जाती है कि माध्यिका और शीर्षलंब हमेशा दो अलग अलग रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट होते हैं। इसलिए बच्चे यह समझने लगते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब कभी समान नहीं हो सकते। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। हम कागज पर एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल त्रिभुज PQR खींचते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भुजा PR और QR बराबर है। अब इस त्रिभुज को हम काट लेंगे। अब हम इस त्रिभुज को भुजा PQ के दो बराबर भाग बनाते हुए मोड़ेंगे। ऐसा करते समय यह ध्यान रखेंगे कि बनने वाला मोड़ भुजा PQ के सम्मुख शीर्ष R से जाए। प्राप्त मोड़ एक रेखाखंड है जो भुजा PQ को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसे हम माध्यिका कह सकते हैं। अब हम बने रेखाखंड और PQ के प्रतिच्छेदन पर चांदी को ठीक प्रकार से रखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि यह रेखाखंड PQ पर एक 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाता है। चूंकि यह रेखाखंड शीर्ष R से उसके सम्मुख भुजा PQ पर एक लंब है, इसलिए हम इसे एक शीर्ष लंब कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब समान हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। इसी तरह आप एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए और ज्ञात कीजिए कि इसमें बनी माध्यिकाएं और शीर्ष लंब समान है या नहीं। मिथ्या धारणा 2, अध्यापक ने फलक पर एक विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल बनाया और बच्चों से पूछा कि हम दिए गए त्रिभुज के कितने शीर्षलंब प्राप्त कर सकते हैं। इस पर राहुल ने जवाब दिया 1 और काजल ने जवाब दिया 3। ज्ञात कीजिए किसने सही जवाब दिया। कुछ बच्चे यह भली भांति जानते हैं कि किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब यानी परपेंडिकुलर को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहा जाता है। दी आकृति में कुछ बच्चे सिर्फ शीर्ष C से भुजा BA पर शीर्ष लंब बना पाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि दी आकृति में सिर्फ एक ही शीर्ष लंब प्राप्त होगा। इस समझ के साथ वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। जैसे अगर यहाँ भुजा BC को बढ़ाया जाए तो शीर्ष A से इस तरह शीर्ष लंब बनाया जा सकता है। उसी प्रकार अगर भुजा AC को बढ़ाया जाए तो शीर्ष B से भी इस तरह शीर्ष लंब बनाया जा सकता है। इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब बना सकते हैं। इसलिए काजल की समझ सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। आज हमने देखी त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है।
धोकर हाथ पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।